हेलो स्टूडेंट्स, हैलोजन डेरिवेटिव का हमारा ये सेकंड और लास्ट लेक्चर है। छोटा सा लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि यहां पे हम दो नेम रिएक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहली नेम रिएक्शन लिखो, हॉफमैन कार्बेल अमाइन टेस्ट। हेडिंग डाल लो, हॉफमैन कार्बेल अमाइन टेस्ट। कार्बेल अमाइन टेस्ट, ठीक है भाई। या इसको हम दूसरा नेम क्या बोलते हैं, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल देते हैं, और हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहां पे अगर आपको कोई प्राइमरी अमीन दे दिया जाए, ठीक है, और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, तो यहां पे क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड बनता है और इसीलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो आइसोसाइनाइड जो बनता है इसका सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, ठीक, सफोकेटिंग ऑर्डर। समझ आई बात, दम घुटता है, समझ आ रही है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या हुआ होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे ये प्राइमरी अमीन ले लिया और किसके साथ रिएक्शन करवाई, यहां पे क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, तो क्या बना यहां पे, ये आपका आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक। समझ आ रही है भाई बात, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होगा। इसके मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या होगा, CHCl3 जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेगा। क्या बनेगा यहां पे आपका डाइक्लोरोकार्बन बनता है 1-1 एलिमिनेशन से, बताया था मैंने आपको, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक। फिर इसके बाद और क्या बनेगा, KCl बनता है प्लस वाटर। समझ आ रही बात। और यहां पे ये किसका काम करेगा, ये आपको पता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, क्योंकि इसके ऑक्टेट में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये बात सबको पता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है और हमारे पास क्या है, प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन के पास लोन पेयर है और यहां पे ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ये CCl2 किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा, या ये बोल दो जैसे इसको इलेक्ट्रोफाइल दिखाई देगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ये मैंने आपको बताया ना, केमिस्ट्री में रूल है, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल वाला है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, वो हमेशा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट देखो यहां पे क्या बनेगा, RN, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसको, ठीक। ये CCl2, ठीक है, ये यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे H, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन जैसे ही 4 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। और यहां पे इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ठीक, क्योंकि इसको जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है ना, टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल रहा है, ठीक। अब देखो यहां पे क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, बगल में क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज या कार्बन पे होगा, ये मैंने आपको पहले ही सिखाया है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। आपको पता ना, देखो Cl माइनस है और ये है C माइनस है, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारण इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स रहेगी, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो सबको पता है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, यहां से ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड लेकर के निकल जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में। जैसे ये Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा, यहां पे देखो ये एसिडिक H है, तो इस एसिडिक H को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक, और ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। समझ आ रही बात। तो सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये आपका ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, तो Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा, इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, ये आपका आइसोसाइनाइड बन जाएगा ऐसे। देखो भाई समझ आया कि नहीं आया, है ना, बिल्कुल सिंपल। ये ऐसे तो बना आइसोसाइनाइड, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। बस आपको यहां पे सबसे मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जो ये बना आपका CCl2, ये किसका काम करेगा, डाइक्लोरोकार्बन है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ठीक। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब इसके एग्जांपल्स अपने को करने हैं।
छोटी छोटी सी रिएक्शन है, 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं या होफमैन कार्बेल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ओनली प्राइमरी अमीन ये टेस्ट देते हैं। ठीक, फिर होता क्या है, एक पॉइंट और ध्यान रखना है, मैकेनिज्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म में ओनली ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक, और यही आपका राइमर टाइमन रिएक्शन में बनता है, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। समझ आ रही बात? अब देखो यहां पे सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट नोट डाल दो, चलो नोट डाल के लिखो फर्स्ट पॉइंट, ओनली प्राइमरी अमीन गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, समझ आई बात? अब देखो प्राइमरी अमीन देंगे, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन ये टेस्ट नहीं देंगे। तो हम क्या करते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू सेपरेट प्राइमरी, सेपरेट की बजाय ऐसे लिखो, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, ऐसा लिख लो। दिस टेस्ट इज यूज्ड to distinguish primary amine from secondary और टर्सरी अमीन। समझ आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे। ठीक, अब इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। देखो सिंपल एग्जांपल दे देगा एग्जामिनर आपको। देखो यहां पे मान लीजिए आपको दे दिया इथाइल अमाइन। ठीक, इथाइल अमाइन की रिएक्शन करवाई किसके साथ, CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। ठीक, तो इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। देखो अब यहां पे नई चीज क्या आई, देखो यहां पे आपके रिएक्टेंट में 3 कार्बन थे, वहां पे 4 कार्बन है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक, फिर फर्दर मान लीजिए एग्जामिनर ऐसा बोल दे कि यार मैं तो इसका रिडक्शन करूंगा LiAlH4 से। ठीक, तो अब देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 NH CH3, सेकेंडरी अमीन बना कि नहीं बना? बोलो भाई, ये सेकेंडरी अमीन बना कि नहीं बना? सही है ना? ठीक, ऐसे करते हैं। अब देखो आपने क्या किया, प्राइमरी अमीन से डायरेक्ट सेकेंडरी अमीन बना लिया। ठीक, कैसे बना, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, फिर क्या किया हमने, उसकी रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवा दी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट मान लीजिए यहां पे अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो, ये तो बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देगा, वापिस अमीन बना लेगा। ठीक, और आपका फॉर्मिक एसिड यहां पे बना देगा। समझ आया कि नहीं आया? कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए, मान लीजिए आपको अगर यहां पे एनिलीन भी दे दे, तो एनिलीन भी ये रिएक्शन देता है, क्योंकि एनिलीन भी क्या है, प्राइमरी अमीन है ना। तो एनिलीन प्राइमरी अमीन है तो ये रिएक्शन देगा। CHCl3 एक्वस KOH के साथ क्या बनेगा, ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या इसमें? कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, यहां पे मान लीजिए आपको ऐसे लिख के दे दे, दिस इज साइक्लोहेक्सेन अमाइन, और इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, इसमें भी आइसोसाइनाइड बना दोगे। जैसे ही आपको NH2 दिखे, प्राइमरी अमीन दिखे, तो सीधा आप क्या करेंगे, इसमें क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड बना देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छी रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है, एक लाइन की रिएक्शन है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एक बार एक काम कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छे से समझ के नोट डाउन करना है। फिर जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा वो आपको अटेम्प्ट करना, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो आपके सामने 2 इजी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक बार आपको खुद से ट्राई करने चाहिए, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा उसी पे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, आप मेरे साथ साथ ट्राई करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे टैकल करते हैं। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं इनको कैसे करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव आइसोसाइनेट टेस्ट विद क्लोरोफॉर्म इन एक्वस KOH। ये पूछ रहा है इनमें से
कौन क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH के साथ आइसोसाइनेट टेस्ट देगा? तो आइसोसाइनेट टेस्ट क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH देखते ही आप समझ गए कि यह होफमैन कार्बिल अमाइन रिएक्शन की बात हो रही है, होफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट की बात हो रही है। तो होफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट कौन देते हैं? प्राइमरी अमीन देते हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे? ऑप्शंस पे जाएंगे, पता कर लेंगे कि प्राइमरी अमीन कहां पे है। जहां पे प्राइमरी अमीन होगा वो आइसोसाइनेट टेस्ट देगा, और जहां पे नहीं होगा वो नहीं देगा। ओनली प्राइमरी अमीन देते हैं। पीछे हमने यही लिखा था, ओनली 1 डिग्री अमीन। ठीक, तो इसमें चेक करो, फर्स्ट में करते हैं। फर्स्ट में क्या देगा? एसिड एनिलाइड। देखो एसिड एनिलाइड आपका क्या होता है? एनिलिन है, तो एनिलिन का एक H हटाओ, वहां पे COCH3 लगा दो। दिस इज एसिड एनिलाइड। एक्चुअल में क्या है? अमाइड है। क्या बोले इसको? एन पे क्या लगा? फिनाइल, और ये 2 कार्बन की चेन फिनाइल एसिटामाइड। और इसका आईपीएसी नेम अगर लिखना है, एन फिनाइल इथेनामाइड, 2 कार्बन की चेन है। ठीक, तो नेक्स्ट देखो, एन इथाइल एनिलिन। एनिलिन बनाओ, यहां पे आपने एनिलिन बनाया, एनिलिन की एक H हटाई और वहां पे इथाइल ग्रुप लगा दिया। समझ आई बात? अब नेक्स्ट देखो, पैराटोलिडिन। पैराटोलिडिन में क्या है? यहां पे ये क्या लगाया आपने? यहां पे CH3 और यहां पे NH2, यानी या तो ये बोल दो एनिलिन के पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, या टोलिन के पैरा पोजीशन पे अमाइन ग्रुप लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एन एन डाई मिथाइल एनिलिन। एन एन डाई मिथाइल एनिलिन का मतलब क्या है? देखो एनिलिन जो है, इसमें दोनों आपने हाइड्रोजन हटाए और दोनों हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब देखो ये कैसा है भाई? दिस इज अमाइड, तो ये तो टेस्ट नहीं देगा। अमाइड टेस्ट देगा क्या? नहीं देगा। फिर नेक्स्ट है एन इथाइल एनिलिन, तो ये क्या है? ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी अमीन, ये भी टेस्ट नहीं देगा। थर्ड क्या है? दिस इज प्राइमरी अमीन, तो ये टेस्ट देगा। एंड फोर्थ इज टर्सरी अमीन, ये टेस्ट नहीं देगा। आंसर क्या आ गया? थर्ड आ गया। बोलो भाई, कर लेंगे ऐसे। और इसके बाद वाला तो बिल्कुल सिंपल है। देखो ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, और बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन ऐसे ही देखा, बोथ 1 एंड 2, ऑल ऑफ द अबव, वही आंसर टिक करते हैं। फोर्थ आया क्या? नहीं आएगा, ये दोनों टेस्ट नहीं देंगे, ओनली थर्ड देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। थे इजी क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपने दोनों क्वेश्चन सही किए होंगे, और प्रॉब्लम भी आई होगी तो आपको थोड़ी बहुत यहां पे आई होगी कि एसिड एनिलाइड कैसे लिखते हैं या पैराटोलिडिन कैसे लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपके रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया कि बच्चे को अगर नेम समझ में ना आए तो कैसे करेगा। ठीक, इससे टफ नेम आपके नहीं आएंगे, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ये आइसोसाइनेट टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, होफमाइन कार्बेलामाइन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन करेंगे। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आगे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इस पे लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और वैसे भी नेम रिएक्शन है, तो इसलिए आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि नेम रिएक्शन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आपने रिएक्शन को एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप 10 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको अभी यहां पे बता दूंगा। बस आपको एक काम करना है, कॉपी पेन साइड में रख दो, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ताकि एक बार आपको रिएक्शन समझ में आ जाए, बार बार आपको नोट्स रिवाइज ना करना पड़े। तो देखो क्या करेंगे इसमें। देखो राइमर टाइमन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? फिनोल लेते हैं, फिनोल लेंगे। और फिनोल की रिएक्शन किसके साथ की जाती है? फिनोल की रिएक्शन आपकी क्लोरोफॉर्म के साथ की जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, CHCl3 एक्वस KOH की प्रेजेंस में। ठीक, तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनता है? यह बनता है आपका सैलिसैल्डिहाइड। क्या बना भाई? सैलिसैल्डिहाइड। समझ आ गया नहीं? आ सैलिसैल्डिहाइड। ठीक, और इसका अगर IUPAC नेम भी पूछ सकता है एग्जामिनर। क्यों भाई? ये तो कॉमन नेम है, पूछ सकता है। देखो ये क्या है आपका? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और ये OH क्या है यहाँ पे? OH किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। तो क्या लिखेंगे? 1 2, 2 पे क्या लगा? हाइड्रोक्सी, और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। ये बन जाएगा आपका। ठीक, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? और इसमें आपका पैरा आइसोमर भी बनता है। ठीक, दोनों ही बनते हैं, ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनता है। कर लेंगे ऐसे। ठीक, अब इधर देखो,
अब यहां पे इस रिएक्शन में आपको यही ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट क्या है, फिनोल। फिनोल ने किसके साथ रिएक्शन की, क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। आपका प्रोडक्ट क्या बना, सैलिसाइल्डिहाइड। मेजर प्रोडक्ट यही बनता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म क्या होता है इसका। मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, मैकेनिज्म वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट उसमें आपको ध्यान रखना है, वही एग्जामिनर आपका पूछ चुका है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा क्या पॉइंट है और कैसे पूछा था। देखो होता क्या है, CHCl3 है। ठीक, इसकी रिएक्शन जब एक्वस KOH के साथ होगी तो पीछे भी आप पढ़ चुके, क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बन बनेगा। डाइक्लोरोकार्बन में ओनली क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन तो किसका काम करेगा, ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल का काम इस रिएक्शन में करेगा। समझ आ रही बात। तो यही आपके एग्जाम में नीट 2018 में पूछा गया था कि राइमर-टाइमन रिएक्शन में अटैकिंग रीजेंट क्या है, तो वो था ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रीजेंट है और वो क्या है, CCl2 यानी डाइक्लोरोकार्बन है। कर लेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें और क्या मिलेगा, KCl मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ठीक, तो ये एक काम कर लो, इसको यहीं पे लिख दो, ये ध्यान होना चाहिए आपको, ये आपका अटैकिंग रीजेंट है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा इस रिएक्शन में, यहां पे अगर बात की जाए, ये OH है। ठीक, और ये OH है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये बेंजीन को ऐसे बॉन्ड बना करके लिख लेते हैं। एक्वस KOH दिया गया है। एक्वस KOH का क्या काम है बताओ भाई, बेसिक मीडियम है। और फिनोल के पास क्या है, एसिडिक H है, तो इस H+ को रिमूव करेगा तो वाटर निकलेगा, और वाटर निकलते ही यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनेगा। फिनोक्साइड आयन का प्लस m पावर बहुत ज्यादा होती है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा। तो क्या बनेगा देखो भाई, ये फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस करके ये आपका बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब देखो आपकी रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल तैयार है और यहाँ पे बेंजीन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बेंजीन क्या करेगी, ऑर्थो या पैरा पोजीशन से इस डाइक्लोरोकार्बन पे अटैक कर देगी, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, और क्या बनेगा यहाँ पे, ये देखो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पाई बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा बस। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन होगा और एक ये इसने बॉन्ड बना लिया इसके साथ। अब देखो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए तो क्या होगा, कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक, अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, नेक्स्ट अगर आगे इस रिएक्शन में बात की जाए तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे। अब देखो ये CO ग्रुप है, -I ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये इसके रिस्पेक्ट में क्या अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा H है, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तो क्या करेगा, देखो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता है, बहुत अच्छा बेस होता है, तो ये क्या करेगा, इस H+ को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा और इसका पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ये एक साथ ही होगा, तो एक ही स्टेप में मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आया, यहाँ पे O पे फिर माइनस आएगा और यह आएगा CHCl। ठीक, अब फर्दर देखो क्या होगा, फर्दर अगर आगे बात की जाए यहां पे एक्वस KOH के साथ, देखो यहां पे आपको पता है दो Cl लगे हैं, दोनों को हटा देगा वहां से, एक्वस KOH से OH आ जाएगा, और एक ही कार्बन पे जब 2 OH हो तो अनस्टेबल होता है, वहां से क्या होगा, आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर रिमूव होगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, और ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड O- और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। समझ आ। अब देखो यहां से ये वाटर रिमूव जो हुआ है, ठीक, अब क्या होगा, वाटर है सॉल्यूशन में। अब देखो वाटर में और इस फिनोक्साइड आयन में सब ज्यादा बेसिक कौन है, ये होगा जिसके पास एनायन है। ये तो वाटर, या वाटर में तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, न्यूट्रल है, तो ये ज्यादा बेसिक है, तो ज्यादा बेसिक है तो क्या करेगा, इसको इसके H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सैलिसाइल्डिहाइड बन जाएगा। समझ आएगी नहीं आई बात। ये थी आपकी रिएक्शन। ठीक, ये पूरा मैकेनिज्म आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर जो मैंने आपको लिखवाया है बस इतना सा आपको याद करना है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं, देखो यहां पे जहां पे क्लोरोफॉर्म दिया है, अगर इसकी जगह CCl4 दे दे, सेम रिएक्शन दे दे, तो CHO की जगह क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवाऊंगा, एक बार आप ये नोट डाउन कर लो। और इसके बाद आपको एक कोशिश करनी है, देखो ये लिख लिया पूरा,
पूरा लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये बैलेंस रिएक्शन लिखने की कोशिश करोगे कि कितने मोल फिनोल के यूज हुए, कितने मोल आपके क्लोरोफॉर्म के यूज हुए, कितने मोल आपके एक्वस KOH के यूज हुए। ठीक, रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। बस यहां पे जो मैंने आपको पढ़ाया इतना ही ध्यान रखना है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, फिनोल है। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ हुई है, यहां पे फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ हुई है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, और सैलिसाइल्डिहाइड आपका मेजर प्रोडक्ट बना है। और यहां पे अटैकिंग रिएजेंट क्या है, CCl2 है, डाइक्लोरोकार्बन, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। करो नोट डाउन। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां पे ये अगर आपको दे दिया जाए, फिनोल दे दिया, ठीक, और ये दे दिया CHCl3 और KOH दे दिया। यहां पे अगर रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे, एक तो क्या बन रहा है, सैलिसाइल्डिहाइड बन रहा है, और रिएक्शन में क्या क्या, सॉरी सैलिसाइल्डिहाइड ऊपर OH है और यहां पे CHO। ठीक, उल्टा भी लिख सकता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, KCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को मैंने आपको बैलेंस करने का बोला था। एक बार आपको खुद को सोचना चाहिए कि रिएक्शन में क्या क्या हुआ होगा। ठीक, देखो कितने KOH यूज हुए हैं। यहां पे आओ एक बार वापिस, देखो अगर इस रिएक्शन में बात की जाए, एक KOH यहां पे यूज हुआ है, एक KOH यहां पे यूज हुआ है 2, और 2 KOH यहां पे यूज हुए 2 मोल। ठीक, क्योंकि एक OH इसकी जगह है, एक OH इसकी जगह है, तो आप बोलेंगे सर 4 KOH यूज हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में यहां पे 4 KOH यूज नहीं हुए, क्योंकि यहां पे जो आपका ये वाटर निकला ना, तो इस वाटर ने फिर क्या किया, इसको H+ दे दिया, और यहां पे वापस OH- आ तो गया आपका मीडियम में। ठीक, यहां से वापस OH मिल तो गया। ठीक, तो ये KOH आपका 1 मोल वहीं पे रहेगा वाटर में, है ना, उसमें सॉल्यूशन में। समझ आ रही बात। ठीक, एक OH- आपको वापस मिल गया, क्योंकि इस O- ने जैसे ही वाटर से H+ एक्सेप्ट किया तो सॉल्यूशन में क्या मिला, OH- मिला। तो यहां पे आप बोल रहे थे ना, देखो 1 2 3 4 KOH थे, तो एक OH- वापस मिल गया, इसलिए हम बोलेंगे 3 KOH ही यूज हुए हैं। तो अब क्या बोलोगे आप, देखो यहां पे 3 KOH यूज हुआ है। ठीक, समझ आई बात। अब नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, तो ये 3 KOH CHCl3 यही यूज होगा, तो 3 KCl बनेगा, और वाटर कितना बनेगा, 2H2O बनेगा। समझ आ रही बात, क्योंकि एक H+ इससे, एक OH एक H+ उससे। ठीक, और एक यहां से 2 OH, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। एक OH क्या हो गया, इसमें यूज हो गया ना, ये लगने में CHO में, एक ऑक्सीजन यहां भी यूज हो गया। ठीक, हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब मान लीजिए अगर एग्जामिनर नेक्स्ट रिएक्शन आपको ये दे दे, यहां पे ये दे दे OH, ऐसे ही किसके साथ दे दे, CCl4 के साथ। अच्छा, यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको KOH ही दे, एग्जामिनर NaOH भी लिख के दे सकता है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक, तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पे क्या बना दोगे, सैलिसाइलिक एसिड। दिस इज सैलिसाइलिक एसिड। और क्या क्या बनेगा, और आपका NaCl बनेगा, और क्या बनेगा, यहां पे वाटर बनेगा। ठीक, समझ आ रही बात। इस बार यहां पे 4 NaOH यूज हो जाएंगे। ठीक, तो 4 NaOH यूज होंगे तो 4 NaCl बनेंगे, और वाटर कितने रिमूव होंगे, वाटर देखना आप, यहां से आपका वाटर के 2 ही मोल रिमूव होंगे। ठीक, चेक कर देना एक बार, समझ आया। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। देखो रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, सैलिसाइलिक एसिड। कहीं आप सोचो कि सर ने रिएक्शन बैलेंस करके दिखवाई है तो हमें रटना चाहिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप तो ये ध्यान रखो, अगर फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ की जाए इन अल्कली, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो सैलिसाइल्डिहाइड बनता है। अगर CCl4 के साथ की जाए इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है। और इसको क्या बोलेंगे, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये 1 to 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, मैं आपको हर पॉसिबल चीज बता रहा हूं, एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है, आप क्या क्या सोच सकते हो, ताकि आपका माइंड ऐसे ग्रो करे कि एग्जामिनर जो सोचता है आप घर पे ही सोच पाओ। एग्जाम में जो आप पढ़ेंगे ना, वो आपको ऐसा दिखे कि यार ये चीज तो मैं पहले सोच चुका हूं, आपका लेवल इतना बढ़ जाए। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज आपको रिएक्शंस में बता दूं। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट लिखो टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, हेडिंग डाल लो टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो इसमें क्या होता है, हम रिजेंट यूज करेंगे एक तो, और रिएक्शन जब कराएंगे प्योर क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, और या उसकी जगह गलती से हम इम्प्योर क्लोरोफॉर्म ले लें तो क्या होगा। देखो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म क्या होता है भाई, ये इम्प्योर क्लोरोफॉर्म ये होता है आपका
COCl2 सॉरी COCl2 फॉस्जिन गैस प्लस HCl, ये इम्प्योर है और प्योर होता है आपका CHCl3। ठीक, अब इसमें देखो सबसे पहला टेस्ट क्या करेंगे, यहां पे हमें ये देखना कि इसके पास एसिडिक एच है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो रीजेंट यहां पे क्या करेंगे, ब्लू लिटमस ले लिया, ब्लू लिटमस ले लिया। अब देखो नीला लिटमस, आपको याद है हम पहले पढ़ चुके हैं, बचपन में पढ़ते आए हैं कि एसिड नीले लिटमस को लाल लाल करता है। मैं कैसे याद करता हूं, देखो अनिल से याद करता हूं, एसिड नीले लिटमस को लाल करता है। ये मैंने बचपन में पढ़ा था और आज तक याद है। जब बचपन में पहली बार एसिड बेस पढ़ा था ना, तो हिंदी मीडियम में यही याद किया था कि एसिड नीले लिटमस को लाल करता है। अनिल से याद किया था, आज भी याद है। कोई भी चीज अगर हम अच्छी तरह याद करते हैं तो हमेशा याद रहती है। अगर हम ऐसे कोशिश करते हैं यार मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, तो आप पक्का भूलेंगे। जो चीज आपको ऐसा लगता है कि आप भूल सकते हैं, उसके बारे में कभी भी ये मत सोचो कि आप उसको भूल सकते हैं। बस उसको पढ़ लो, एक दो बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी। आप देख लो जितनी भी चीज आपने आज तक पढ़ी है और जिसको याद करने की कोशिश नहीं की, वो आज भी आपको याद है। लेकिन जब भी आप रटने की कोशिश करते हो, बार बार उसको रिवाइज करते हो, बार बार याद करने की कोशिश करते हो, आप उतना ही ज्यादा उसको भूलते हैं, आप उतना ही ज्यादा उसमें मिस्टेक करते हैं। हमेशा अपने माइंड पे बिलीव करो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी याद रखने की पावर बहुत ज्यादा है। एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है। आप मॉर्निंग में उठते ही और रात को सोने से पहले ये बोला करो कि मन ही मन पूरी फोकस होकर के कि मैं जो पढ़ लेता हूं एक बार, वो मुझे जिंदगी भर याद रहता है। बस ये बोला करो, तो आपको हमेशा सारी चीजें याद रहेगी। देखो अगर ये कहोगे ना यार मेरे को याद नहीं रहता, कभी भी आपको याद नहीं रहेगा। माइंड बेवकूफ है, इसको और ज्यादा बेवकूफ बना के रखो। ये अपना काम करता है बस। ये ना माइंड जो है ना, ये खुद दिमाग नहीं लगाता, इसको आपको चलाना है। आप जैसा चलाएंगे वैसे ही चलेगा। अगर आप बोलोगे मेरी चीजें याद नहीं रहती, तो आपको याद नहीं रहेंगी। आप बोलेंगे मेरे से फिजिक्स सोल्व नहीं होती, आपसे फिजिक्स सोल्व नहीं होगी। आप बोलेंगे मेरे को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन नहीं होती, आपसे कभी भी कैलकुलेशन नहीं होगी। आप बोलेंगे मुझे याद रखने वाली चीज याद नहीं रहती, आपको कभी भी याद नहीं होगी। आप ये बोलो मुझे सब कुछ याद रहता है, मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। अगर आपने पूरे दिल से इसको बार बार बोला, मॉर्निंग में बोला, इवनिंग में भी बोला, सुबह उठते ही बोलो, रात को सोने से पहले बोलो, तो हमेशा वो प्रॉब्लम, हमेशा आपको याद रहेगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है ना, उसका जो सॉल्यूशन है सुबह शाम वो बोलना शुरू कर दो, 1-2 महीने के बाद वो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। वो कैसे होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है, इसको यूज करने की कोशिश करो। तो सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो कि हमें ये चीजें याद रहती है। कभी भी रटने वाली चीज को बार बार मत रटो, बार बार मत पढ़ो, उससे डरो मत, उसको बोलो तू मेरे को हमेशा याद है। ठीक, एक बार अच्छे से पढ़ा, फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ा करो। होता ना, देखो मेरा जो पढ़ने का मेथड था ना, जब मैं पढ़ता था, मैं कोशिश ये करता था कि जो चीजें मेरे को टफ लगती थी ना, मैं बोलता 1 सेकंड में ये तो मेरे को याद रहती है। और मैं ये भी बोलता जो चीजें मेरे को टफ लगती थी, देखो मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, फिजिक्स में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम थी, फिजिक्स से थोड़ा सा डर लगता था, और मैं बोला फिजिक्स मेरे लिए बहुत आसान है। और रिजल्ट बताऊं आपको क्या हुआ, फिजिक्स में मेरे ज्यादा मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री में कम मार्क्स आए थे। और ये जादू आपके साथ भी हो सकता है। जो चीज आपको टफ लगती है ना, उसके बोले तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, बस इतना बोलना शुरू कर दो, आपका माइंड अपने आप कमाल कर देगा। ठीक है, वापस टॉपिक पे आ जाओ। अब कमाल आपको करना है नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ, जो चीज टफ लगती है उसको बोले तो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। ये चीज मुझे हमेशा याद रहती है, ऐसा बोलना शुरू कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस से अगर इसकी रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन इंप्योर क्लोरोफॉर्म में एसिडिक एच है, तो ये क्या करता है, ये आपका टर्न्स इनटू रेड, इसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। नेक्स्ट अगर AgNO3 के साथ टेस्ट किया जाए तो ये टेस्ट नहीं देगा, लेकिन वो क्या है, उसके पास Cl- है, AgCl है, AgCl बना लेगा, व्हाइट PPT बना देगा। समझ आई कि नहीं आई बात। ऐसे ही अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन की जाए तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये क्या करता है, ये आपका टेस्ट नहीं देगा, और ये क्या करेगा, इंप्योर क्या करेगा, येलो सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी गई है। अब नेक्स्ट देखो, एक और आता है इसके बाद अपना, नेक्स्ट क्या आता है, चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेंगे, इसको लिख लो एक बार। ठीक, ये आपके ट्राई हेलो डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट लिखो टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल अपने को करना है, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। ठीक, या क्या लिख दोगे, टेट्रा हैलाइड्स।
एक ही बात है। ठीक है भाई। अब देखो जैसे हमने क्या किया, CH4 की रिएक्शन कराई किसके साथ, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, एक्सेस में करवा दिया तो क्या बनेगा, CCl4 बनेगा प्लस 4HCl बनेगा। हो गया आपका टेट्रा क्लोरोमेथेन हो गया। टेट्रा हेलो डेरिवेटिव है, टेट्रा हेलाइड है, हो गया। बस ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपके हेलाइड्स थे। इसमें एक चीज और करना चाहते हो, लिख सकते हो फ्रीओन्स। फ्रीओन्स सुना आपने, फ्रीओन्स क्या होते हैं, देखो जैसे ये आपके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन में मेथेन लिया, मेथेन के 2H हटाए, 2 फ्लोरीन लगा दिए, 2H हटा के 2 क्लोरीन लगा दिए, दिस इज फ्रीओन। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे डाइक्लोरो, या क्लोरो पहले आएगा ना, क्लोरो पहले लिखो, अल्फाबेटिकली पहले आता है, डाइफ्लोरो मैथेन। समझ आई बात, ठीक। और इसका जब नेम लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं, फ्रीओन। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीओन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 1 1, ठीक, नहीं 0 0 1 2। अब ये क्या लिख दिया सर आपने, नहीं समझ में आया, अब ये आ जाएगा। देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है हम क्या लिखते हैं, Ca-1 Hb+1, ठीक, और F C और Cl कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, Cl आपके कितने भी आ सकते हैं। अब देखो यहां पे जैसे मान लीजिए आपको ये लिख के दे दिया, तो जैसे C2F2Cl4, तो क्या लिखेंगे आप, फ्रीओन, बोलो भाई क्या लिखेंगे, फ्रीओन A-1 यानी 2 - 1 कितना आ गया 1, और H कितने हैं, एक भी नहीं है, तो B+1 यानी 0+1, B 0 है तो 1 आ गया, और F कितने हैं 2 है, तो ऐसे लिखते हैं। समझ आएगा नहीं, आप कर लेंगे ऐसे। ऐसे ही मान लीजिए अगर एग्जामिनर एक काम करे, आपको ऐसे लिख के देते फ्रीओन 1 2 3, ये लिख के देते। अब आप कैसे करेंगे, यहां पे इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, तो A-1 इक्वल टू कितना 1, A इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक, C2 हो गया, H यानी B+1 कितना है 1 है, तो B कितना आ गया यहाँ पे, B+1 इक्वल टू 2 है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो गया H, एक H, और F कितने आएंगे 3, और Cl कितने आएंगे 2, ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला है ये, समझ आई बात। ऐसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक। और लिखना चाहिए इनके बारे में लिख लो, फ्रीओन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, ठीक। सेकंड पॉइंट, दे आर डिप्लेटिंग ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर का डिप्लेशन करते हैं। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या, या ऐसे लिख सकते हो, दे आर हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। तो ये आपके हैलाइड्स कंप्लीट हो गए, मोनो हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव, ट्राई हेलो डेरिवेटिव और टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। नेक्स्ट अपने को करने हैं अराइल हैलाइड, इसको लिखो, वो भी छोटा सा, वो हमने कंप्लीट पढ़ रखा GOC2 में, बस एक बार मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूं, आप इसको लिख लो, आगे उनको देखते हैं। अब नेक्स्ट लिखो आज का लास्ट टॉपिक, अराइल हैलाइड्स, जिसको हम हेलो एरिन्स भी कहते हैं। क्या लिखोगे, अराइल हैलाइड्स और हेलो एरिन्स। अब देखो चाहो तो आप साथ के साथ लिख सकते हो, क्योंकि जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैंने कंप्लीट सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। जैसे इसमें क्या है, पहले क्या आएगा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या होता है भाई इसमें, ये आपकी बेंजीन ली आपने, ठीक, बेंजीन की रिएक्शन यहां पे किसके साथ करवा दी, मान लीजिए Cl2 के साथ करवा दी, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या होगा यहाँ पे, Cl+ आएगा, Cl+, बेंजीन Cl+ पे अटैक करेगी, ESR रिएक्शन होगी, ठीक, Cl+ आ जाए, Br+ आ जाए, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका, हेलो एरिन बना कि नहीं बना, ठीक, अराइल हैलाइड बना कि नहीं बना, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, ये प्रिपरेशन हो गया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ अब, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले क्या आता है आपको पता है, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी देते हैं ये, NSR। कैसे देते हैं, इन ड्रास्टिक कंडीशंस, याद आपको, मैंने आपको बताया था, जैसे अगर यहां पे आपको क्लोरोबेंजीन दे दिया जाए, साथ के साथ लिख लो, बेशक रिवीजन करवा रहा हूं, क्या हेलो एरिन दे दिया, क्लोरोबेंजीन दे दिया, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करानी है,
तो बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था 650 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी और आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताई थी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो ये आपकी हेलो एरिन की एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NSR बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट याद रिमाइंड करना चाहो तो कर लो, रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड टुवर्ड्स NSR, इसको नीचे लिख देते हैं, टुवर्ड्स NSR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। होता कि नहीं होता भाई, कर देंगे कि नहीं कर देंगे ऐसे। ठीक, करवाया था आपको, ठीक है भाई। चलो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या दे दिया, ये NO2 ग्रुप दे रखा है, ऑर्थो पोजिशन पे भी NO2 ग्रुप लगा रखे क्लोरोबेंजीन के। ठीक, तो दोनों ऑर्थो पोजिशन, एक पैरा पोजिशन, और एक केस में क्या किया, एक ऑर्थो पे लगाया और एक पैरा पे लगाया। ठीक, ये देखो, और एक कंडीशन में क्या किया, एक ही पोजीशन पे लगाया। ये तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, जिसके 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस को हम। ठीक, इजी है, रिमाइंड ही तो हो रहा है, इसमें है ही क्या। ठीक, खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद मैंने और इसकी रिएक्टिविटी पढ़ाई थी, आपको क्या बताया था, वुड्स रिएक्शन करवाई थी, वुड्स रिएक्शन करवाई थी। नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन में क्या करवा, वुड्स रिएक्शन नहीं, पहले फिटिक रिएक्शन करवाई थी। ठीक, एल्केन्स में थोड़ी करवाऊं रिमाइंड आपको। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या, कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे, किसके लेंगे, अराइल हैलाइड के। 2 मोल लिए, Na ईथर के साथ रिएक्शन करवाई, Na ईथर के साथ जैसे ही रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक, ये बना था कि नहीं बना था भाई, बोलो, ऐसे बन जाएगा, कर देंगे। ठीक, थर्ड क्या किया था, वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक याद आ रहा है, साथ ही साथ लिख रहे हो, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक, और इसमें क्या करना है, वुड्स फिटिंग में हमने क्या किया था, देखो, एक तो क्या ले लिया, मिथाइल क्लोराइड ले लिया था, अल्काइल हैलाइड, और एक क्या ले लिया था, ये आपका अराइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन Na ईथर की प्रेजेंस में करवाई थी, Na ट्राई ईथर। ठीक, इसमें भी क्या बना था, ये आपका टोलिन बन गया था। कर देंगे। फोर्थ उलेमान रिएक्शन करवाई थी, उलेमान कंडेंसेशन, याद आ रहा है। सारी रिएक्शन बिल्कुल इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 मोल फिनाइल आयोडाइड के लिए थे, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, कॉपर के साथ हीट कर दिया था। क्या बन गया था, 2, ये बाइफिनाइल बन गया था, यही तो था। ठीक, कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको एक एक याद होगा। चाहो तो आप पोज करके, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप एक बार लिख लो पोज करके, फिर नहीं तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो अब इसमें क्या करेंगे, ESR, फिफ्थ है ESR। तो इसमें देखो क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो पहले ही। यहाँ पे ये आपका बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन एटम लगा है, हैलोजन के पास लोन पेयर होंगे, और लोन पेयर के कारण किसका काम करेगा, प्लस एम का काम। प्लस एम के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी भाई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इलेक्ट्रोफाइल आकर के कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करें, यहाँ पर मान लीजिए ये क्लोरोबेंजीन है, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवाई जाए, यहाँ पे मान लीजिए Cl2 AlCl3 के साथ ही करवा दी, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl+ आएगा, किसका काम करेगा, ESR का काम करेगा। क्या बनेगा आपका, ये बनेगा डाइक्लोरोबेंजीन। और डाइक्लोरोबेंजीन में क्या क्या बन सकता है, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। मेजर कौन होगा, पैरा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। ठीक, बल्कि ग्रुप है दोनों, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। समझ आ रही बात। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लिख के देते कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक, और कंसंट्रेटेड H2SO4। जस्ट रिवीजन हो रहा है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, NO2 इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ESR रिएक्शन हो जाएगी, ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, और पैरा ही यहाँ पे भी मेजर प्रोडक्ट होगा। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे अगर आपको ओनली एंड ओनली कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर दे दिया जाए
तो क्या होगा भाई, तो ऑर्थो पोजीशन पे SO3H लगेगा और पैरा पोजीशन पे भी SO3H लग जाएगा और पैरा ही मेजर होगा। ठीक, ऐसे ही लिख देता हूं डायरेक्ट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कौन सी रिएक्शन आएगी, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी किसके साथ कर सकते हो, CH3Cl के साथ कर दो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या होगा, इसमें भी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपके बनेंगे और पैरा ही यहाँ पे भी मेजर होगा। आप ये बोल सकते हो ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। समझा। और क्या बना सकते हैं, नेक्स्ट तो यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं हम। देखो मान लीजिए एग्जामिनर आपके साथ क्या करे, AC2O लिख के दे दे। ठीक, AC2O लिख दिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक, तो यहां से पता क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा CH3CO, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या करेगा, AlCl3 इसको एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका ClCO CH3 प्लस एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या आएगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा। कर लेंगे। ठीक, फर्दर एग्जामिनर इस पे आगे भी आपसे रिएक्शंस करवा सकता है, तो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक, समझ आया कि नहीं आया, कर देंगे ना। तो ये नोट डाउन कर दो, मेरे ख्याल, मुझे उम्मीद है आपने साथ के साथ नोट डाउन कर लिया हो, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, आज का लेक्चर छोटा था, इतना ही लेक्चर था, तो आपका ये हैलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। हमने एल्काइल हैलाइड भी पढ़ लिए और अराइल हैलाइड भी पढ़ लिए। और रिवीजन करना चाहते हो तो देखो, आज सबसे इंपॉर्टेंट हमने हॉफमैन कार्बोलामाइन रिएक्शन पढ़ी, और इसको हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। होता है क्या, प्राइमरी अमीनिय टेस्ट देते हैं और क्या करेंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, आइसोसाइनेट बनाएंगे, सफोकेटिंग ऑर्डर होगा। ओनली प्राइमरी अमीन देते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। और यहाँ पे अटैकिंग रिजेंट कौन बनता है, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल जो है, और कुछ याद करने की जरूरत आपको नहीं है, कर देंगे। तो इसलिए आइसोसाइनेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन ये टेस्ट देते हैं और प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी या टर्सरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये 2 क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद हमने राइमर-टाइमन रिएक्शन की थी। राइमर-टाइमन रिएक्शन में भी कुछ नहीं है, देखो हमने क्या किया, फिनोल लिया, फिनोल रिएक्टेंट है, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। ठीक, इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे आपका सैलिसाइल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, बस ये पॉइंट आपको याद करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपको बैलेंस करके दिखाई थी और ये भी बताया था फिनोल की रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म की बजाय CCl4 के साथ करवाई जाए, उस केस में आपका सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। ठीक, इतना ध्यान रखना, जो मैंने अभी बोला है यही आपका रिवीजन है, ये टेस्ट वेस्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, फ्रियोन्स, ये भी आपके काम के नहीं है। फ्रियोन्स में बस ये 2 पॉइंट पढ़ लेना, कोई रटने की जरूरत नहीं है। फ्रियोन्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर और ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका ये अराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स जो हमने पढ़ा है, एक एक पॉइंट आपने पहले ही पढ़ चुके हैं और फिर भी मैंने सारी चीजें आपको रिवाइज करा दी ताकि एक बार आपको रिमाइंड हो जाए। ठीक, ये था आपका हैलोजन डेरिवेटिव का कंप्लीट चैप्टर। अब आपको कंप्लीट NCERT पढ़ लेनी है और हैलोजन डेरिवेटिव पे आपको कम से कम 150 के अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 2 लेक्चर का चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, लेकिन इससे क्वेश्चन आप ये मानो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको अच्छे से करके जाना है। 12th का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव करेंगे, यानी अल्कोहल, फिनोल और ईथर पढ़ेंगे। थैंक यू।